आपने अजमेर स्कैंडल के बारे में तो कहीं ना कहीं सुना या देखा होगा। 90 के दशक में घटी ये घटना इतनी शर्मसार थी कि अजमेर में रहने वाली हर लड़की के चरित्र पर हर कोई शक की नज़रें गड़ाए बैठा था। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इससे आपका मन विचलित हो सकता है। क्या था पूरा मामला, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राव आपका स्वागत करता हूँ क्राइम का पंचनामा यूट्यूब चैनल पर। 90 के दशक में भारत में काफी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ इकोनॉमी डाउन की मार खाने के साथ साथ एलपीजी की किल्लतों और राम मंदिर का मुद्दा भी गरमाया हुआ था। उसी समय दो ऐसे मुद्दे थे जो बड़े स्तर पर होने के बाद भी उन पर ना तो मीडिया का ध्यान गया और ना ही बड़े बड़े राजनेताओं का। एक था कश्मीर में बड़े स्तर पर कश्मीरी पंडितों का पलायन, तो दूसरा था राजस्थान का अजमेर कांड। कश्मीरी पंडितों की कहानी तो आपने द कश्मीर फाइल में सुन ली, और अजमेर के इस कांड पर हाल ही में आई एक वेब सीरीज अजमेर 92 इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी की शुरुआत 1990 से होती है। सावित्री गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को कांग्रेस में पद और गैस कनेक्शन दिलवाने के लिए उसी के एक दोस्त ने उसे नफीज चिश्ती और फारूक चिश्ती से मिलवाया। ये दोनों अजमेर दरगाह के खादिम परिवारों से संबंध रखते थे। दोनों यूथ कांग्रेस के पद से जुड़े हुए थे। वह पहली लड़की थी जिसे कांग्रेस में पद और गैस कनेक्शन दिलवाने के नाम पर हटुंडी पोल्ट्री फार्म लेके गए। नफीज ने सबसे पहले उसके साथ रेप किया और उसके साथ उसकी न्यूड फोटो निकाल ली और ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। उस लड़की पर दबाव बनाया गया कि वह दूसरी लड़कियों को लेके आए, नहीं तो उसे बदनाम कर दिया जाएगा। वह लड़की अपने ही खास दोस्त को इसमें शामिल कर लेती है, जो सावित्री गर्ल कॉलेज में बीएससी की छात्रा थी। उसे बहला फुसलाकर वह पार्टी के बहाने हटुंडी पोल्ट्री फार्म लेके गई। उस लड़के के साथ भी वही हुआ जो पहली के साथ हुआ था, और ये बोला गया जब भी उसे बुलाया जाए उसे आना पड़ेगा। बदनामी के डर से वह लड़की उनकी बातें मानने लगी। अगले 8 महीनों तक उसके साथ 25 बार 9 लोगों ने गैंग रेप किया और इन लड़कियों पर और लड़कियों को लाने का दबाव बनाया गया। जो भी नई लड़की आती उसके साथ भी यही सब होता, न्यूड फोटो और ब्लैकमेलिंग। देखते देखते सावित्री गर्ल्स स्कूल कॉलेज के साथ साथ वहीं के सेंट सोफिया स्कूल कॉलेज की लड़कियां भी इस कांड की शिकार हो गई। एक साधारण से परिवार से लेकर बड़े बड़े पद पर आसीन अधिकारियों की लड़कियां तक इस चुंगल में फंस चुकी थी। 90 के दशक में आज की तरह डिजिटल कैमरा नहीं होते थे। उस समय कैमरों में रील डलती थी और रील के नेगेटिव से फोटो निकालने के लिए कैमरा लैब में रील को भेजा जाता था। फारूक और नफीस के साथ इन सब में उनके दोस्त भी शामिल हो गए। फारूक और नफीस ने कुछ फोटो बनाने के लिए नेगेटिव कैमरा लैब में भेजी। उन फोटोज को देखने के बाद कैमरा लैब वालों की भी नीयत बिगड़ गई। उन्होंने इन फोटोओं की जेरॉक्स निकाल ली और अपने दोस्तों को भेज दी ताकि वो भी इन सब का फायदा उठा सके। अब फोटो की जेरॉक्स कॉपी पूरे शहर में बंटने लगी। अब जिसके हाथ भी जो फोटो लगती वो उसका फायदा बखूबी उठाता। स्कूल से कॉलेज तक ये मामला तब पहुंचा जब आरोपियों ने एक व्यापारी के लड़के से दोस्ती की और उसकी गर्लफ्रेंड को उसी फार्म पर बुलाने को कहा। वहां उन्होंने उनकी भी फोटो निकाल ली और इसी तरह छोटी से बड़ी, स्कूल से कॉलेज, साधारण से बड़े परिवार तक की लड़की इस चुंगल में फंस गई। ऑन रिकॉर्ड डाटा के हिसाब से ये लड़कियां 250 थी, पर असल में आंकड़ा कितना था ये किसी को नहीं पता। समाज और बदनामी के डर से बहुत से लोगों ने अपना केस दाखिल ही नहीं किया और बहुत से लोगों ने अजमेर ही छोड़ दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कांड इतना बड़ा था तो लोगों और मीडिया का ध्यान इस पर क्यों नहीं गया। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ था और लोकल लेवल पर भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड से जुड़े लोगों से उलझे। और एक कारण यह भी था कि इसमें भी हिंदू और मुस्लिम का एंगल जरूर आता, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ ये सब हुआ वो ज्यादातर हिंदू थी और राम मंदिर का मुद्दा भी गरमाया हुआ था। अगर उस समय ये मीडिया में आ जाता तो देश के हर जगह हिंदू मुस्लिम दंगे छिड़ जाते और साथ ही कश्मीर पंडितों के साथ हो रहे पलायन की बात भी सामने आ जाती, जो पूरे देश में दंगे भड़का देते, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा भंग हो जाती। इस कांड का पर्दाफाश करने में दैनिक नवजोत अखबार का अहम रोल था। जब जेरॉक्स फोटो शहर में बंट रही थी, उनमें से एक फोटो दैनिक नवजोत के संपादक संतोष गुप्ता के हाथ लग गई। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए उस पर आर्टिकल छापना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कई लड़कियां सुसाइड कर चुकी थी और ये ज़्यादातर लड़कियां सेंट सोफिया और सावित्री गर्ल्स स्कूल की थी। बार बार शोषण होने के कारण इन लड़कियों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। तब कुछ बवाल उठा था और पुलिस भी थोड़ी बहुत हरकत में आई थी। उस समय पुलिस के हाथ भी कुछ फोटोएं लगी थी और कुछ की गिरफ्तारी भी हुई थी। पॉलिटिकल हाथ शामिल होने के कारण केस में देरी बरती गई और जिन लड़कियों ने सामने आने की कोशिश की उन पर और उनके परिवार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई और उनको वहीं चुप करा दिया गया। 21 अप्रैल 1992 में संतोष गुप्ता ने इस केस पर पहला आर्टिकल छापा था और बाकी कुछ फोटोज भी पुलिस के हवाले की और साथ ही इस बात की खबर विश्व हिंदू परिषद को भी दी, जिस कारण स्थानीय नेताओं के दबाव बढ़ने के कारण पुलिस दोबारा हरकत में आई। पर वहां की जनता अब भी सोई हुई थी, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। फिर 15 मई 1992 को दैनिक नवजोत में एक और आर्टिकल छपा जिसमें लड़की का फेस ब्लर कर दिया और आरोपियों का फेस अच्छी तरह दिख रहा था, जिसके बाद जनता को इस मामले की गंभीरता समझ में आई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके कारण अजमेर बंद का ऐलान कर दिया गया।
जब हालात आपे से बाहर होते दिखे तो बेलो सिंह शेखावत की सरकार ने सीआईडी और सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। तब जाकर लोकल पुलिस पूरी हरकत में आई। 15 मई की इस घटना के बाद कुछ लड़कियों ने लोकल अखबार के संपादक मदन सिंह और पुलिस की मदद करने की सोची। लड़कियों ने सारे नाम और सारी घटना जो उनके साथ हुई मदन सिंह को बता दिया, जिसके बाद मदन सिंह ने वो सारे नाम और घटना अखबार में छाप दिए। मदन सिंह ने कुल 76 आर्टिकल छापे, जिनमें ज्यादातर आरोपियों के नाम छाप दिए और साथ में ही उन्होंने ये भी बताया कि अगले आर्टिकल में वह बाकी के नाम भी छाप देगा, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। 30 मई 1992 को एक एफआईआर भी गंज थाना में दर्ज हुई, जिसमें नफीज और फारूक चिश्ती के दरगाह के खादिम होने के कारण नाम दर्ज नहीं किए गए। फिर सीबीआई और सीआईडी की जांच के दौरान 3 सितंबर 1992 को पहली चार्जशीट दाखिल की गई। अगले दिन 4 सितंबर 1992 के दिन मदन सिंह पर रात के समय फायरिंग कर दी गई ताकि वह बचे हुए नाम खबर में ना छाप सके। इस फायरिंग से मदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जेएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल ही रहा था कि 11 सितंबर 1992 के दिन 4 से 5 लोग अस्पताल में आए और मदन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उनको कुल 5 गोलियां लगी और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस गोलीकांड की इकलौती गवाह मदन सिंह की मां घीसी कंवर थी। उनकी रिपोर्ट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व पार्षद सवाई सिंह, नरेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों पर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन एक एक सभी आरोपी जमानत पर छूट और ये बात वहीं दबा दी गई। 28 सितंबर 1992 को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने पहला ट्रायल शुरू कर दिया और 1994 में एक एक्यूज पुरुषोत्तम ने सुसाइड कर लिया। 18 मई 1998 को अजमेर सेशन कोर्ट ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी, जिनके नाम ये थे। लेकिन इस कांड के मास्टरमाइंड अभी भी गायब थे। 20 जुलाई 2001 को राजस्थान हाई कोर्ट ने परवेज अंसारी, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, हरीश टोलानी को बरी कर दिया। अप्रैल 2003 में मुख्य आरोपी नफीज चिश्ती, जो कई सालों से गायब था, उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, पर बाद में वह भी बेल पर छूट गया। 19 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि 1998 के 4 आरोपी की सजा घटाकर 10 साल कर दी जाए, यानी कि 1998 के 4 आरोपियों को राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और बाकी 4 आरोपियों की सजा घटा दी। 2005 में एक और आरोपी इकबाल भट्ट को 13 साल बाद पकड़ा गया और वह भी बेल पर छूटकर बाहर आ गया। फरवरी 2007 में इस घटना के मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे भी एक बीमारी के चलते मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया। एक अन्य आरोपी नसीम उर्फ टार्जन को 2010 में पकड़ा गया और 2010 में एक और आरोपी जमीर हुसैन को भी बेल मिल गई। इस घटना का एक और आरोपी सलीम चिश्ती 2012 में बुरके में पकड़ा गया, वह भी छूटकर बेल पर आ गया। सितंबर 2003 को मानसिक रोगी घोषित किए गए फारूक चिश्ती को राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहकर बरी कर दिया कि वह लगभग अपनी सजा काट चुका है। इसके बाद 26 साल बाद एक और आरोपी दिसंबर 2018 में सोहेल घनी चिश्ती भी पकड़ा गया, वह भी बेल पर छूटकर बाहर आ गया। अभी इस समय नफीज, सलीम, सोहेल, जमीर हुसैन, नसीम उर्फ टार्जन पर पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में केस चल रहा है और इस केस का एक और आरोपी अलमास महाराज आज तक फरार चल रहा है। देखा हमारे देश का न्याय, कुछ आरोपियों पर केस चल रहा है, कुछ फरार है तो कोई छूटकर बाहर आ गया। पक्के तौर पर किसी को सजा नहीं मिली। जिन लड़कियों के साथ ये सब हुआ वो अब किसी की नानी तो किसी की दादी है। तो दोस्तों, ये था अजमेर का 1992 का स्कैंडल। ऐसी ही न जाने कितने और स्कैंडल या किस्से हैं जो राजनीतिक दबाव के कारण अभी तक सामने नहीं आए। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हो और आपकी राय में 1992 के इन आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए था, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।